हेलो बच्चों, वेलकम टू राइट क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाउ आर यू? आई होप you also are doing well. So today, now I am going to start the new topic which is related to Java. The name of the topic is exceptional handling, which is the common for all the Java project when you work on the real project. ओके, तो आज हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे जो जावा का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी जब भी आप लोग रियल टाइम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे होंगे, ओके, तो आप बहुत सारे एक्सेप्शनल फेस कर रहे होंगे, एरर फेस कर रहे होंगे। अभी हम लोग आपको ये भी बताएंगे एरर क्या होता है और आपका एक्सेप्शन क्या होता है, तो सारा डाउट यहाँ पे क्लियर होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है। ठीक है, तो अब टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, इसके अंदर में हम पढ़ेंगे, पहले तो ये चेकेंगे एक्सेप्शन होता क्या है। सपोज जब भी आप प्रोग्राम जावा में कोई प्रोग्राम रन करते हैं, सपोज मेरे पास लाइन ऑफ कोड है, एक लाइन ऑफ कोड हो गया, ये आपका दूसरा लाइन ऑफ कोड हो गया, ठीक है, ये आपका तीसरा लाइन ऑफ कोड हो गया, इसी तरीके से nth लाइन ऑफ कोड है। आप समझना एक्सेप्शन के बारे में। फिर हम आपको ये भी डिफरेंस बताएंगे कि एरर क्या होता है, बग क्या होते हैं, डिफेक्ट क्या होते हैं और फेलियर क्या होते हैं। देन कम्स टू द पॉइंट आएंगे एरर पे, देन एक्सेप्शन पे। मेन फोकस मेरा एक्सेप्शन होगा क्योंकि एक्सेप्शन भी रियली फेस व्हेन वर्किंग ऑन द रियल टाइम प्रोजेक्ट। कभी भी हम काम करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, क्योंकि रन टाइम पे आपको एक्सेप्शन फेस करना पड़ता है। तो हम उसको कैसे अवॉइड करेंगे, कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए क्या क्या यूज करना पड़ेगा, कौन कौन से जावा में कीवर्ड है जो एक्सेप्शन को अवॉइड कर सकते हैं। करेक्ट। तो जैसे सपोज मेरे लाइन ऑफ वन कोड है, ठीक है, और ये आपका लाइन ऑफ टू कोड है, लाइन ऑफ टू कोड, और आपका ये हो गया आपका लाइन ऑफ थ्री। ठीक है, तीन लाइन ऑफ कोड है। अब क्या करना है, हमने यहाँ पे प्रोग्राम लिखे और जावा जो होता है लाइन बाय लाइन प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, अगर मैंने फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गया, सेकेंड लाइन जब भी एक्सेप्शन फेस करेंगे, अगर हम इस लाइन में जब भी हम एक्सेप्शन आएगा, तो एक्सेप्शन कह रहा है कि जब भी हम किसी लाइन ऑफ कोड पे एक्सेप्शन फेस करेंगे, एरर आएंगे, तो हम प्रोग्राम को यहीं पे टर्मिनेट कर देंगे। मतलब एक्सेप्शन क्या करता है, वो टर्मिनेट करता है प्रोग्राम को और एग्जिट हो जाता है यहीं से। इसके बाद का जो लाइन ऑफ कोड होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, तो ये होता है आपका एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन हुआ। लेकिन एक्सेप्शन पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट हम देख लेते हैं यहाँ पे कि आपको एरर क्या होंगे, बग, डिफेक्ट और फेलियर क्या होता है, ये हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इससे पढ़ने से पहले, ये तो मेरा मेन टॉपिक है, इस पर तो हम आएंगे ही आएंगे, लेकिन अगर आपका इससे पहले कुछ पॉइंट है जो आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद ही एक्सेप्शन हैंडलिंग को अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। तो फर्स्ट है आपका एरर। एरर क्या होता है, एरर क्या होता है बताओ। एक होता है ह्यूमन मिस्टेक। जब भी आप डेवलपर किसी पर्टिकुलर कोड को लिखते हैं कोई भी एडिटर टूल पे, तो आपको क्या होता है, कोई सिंटैक्स एरर आ जाता है जो जावा का जो स्टैंडर्ड रूल होता है उसको फॉलो नहीं करता है। उस वक्त हमको एरर होता है जो किसी भी एडिटर टूल आपको शो कर देते हैं। ठीक है, तो एरर एज ए ह्यूमन मिस्टेक, हम ऐसे भी पॉइंट लिख सकते हैं, एरर कम्स बाय ह्यूमन मिस्टेक। ठीक है, ये ह्यूमन मिस्टेक से आता है। जैसे आपने कोई भी जावा का प्रोग्राम लिखे, जैसे एसॉर्ट स्टेटमेंट लिखे, अब लास्ट में सेमी कॉलम नहीं दिए, तो क्या हो गया, एरर हो गया, क्योंकि आपने क्या किया, जावा के सिंटैक्स को फुलफिल नहीं किया, तो आपको एरर शो करेगा। ठीक है,
और कोई भी सेमी कॉलन या कर्ली ब्रैकेट नहीं दिए तो वो आपका क्या हो जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो एरर इज द ह्यूमन मिस्टेक। सो ये सब कम्स अंदर क्या होता है, डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरर आता है। तो एरर कितने टाइप का हो सकता है, जैसे सपोज मेरा एक सिंटैक्स एरर है, सिंटैक्स एरर। ठीक है, अब ये एरर क्या करता है, सिंटैक्स मतलब अगर आपने कोई भी कर्ली ब्रैकेट नहीं दिए है ना, अब आपने क्या किया, लास्ट जब कोई भी स्टेटमेंट को आप क्लोज करते हैं तो वहां पे सेमी कॉलन देना चाहिए। आप कोई भी क्लास स्टार्ट किए वो कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, उसका एक बॉडी होता है, वो आपने बॉडी प्रोवाइड नहीं किया। ठीक है, जब आपने कोई भी जावा सिंटैक्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सिंटैक्स एरर करेगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे sys सिस्टम डॉट प्रिंट एलन और इसके अंदर में मैंने क्या लिखा, हेलो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, सेमी कॉलन नहीं देंगे यहाँ पे। अब ये यहाँ पे सेमी कॉलन अगर देना बंद कर देंगे तो आपको क्या करेगा, सिंटैक्स एरर देगा। ठीक है, तो अगर आपने कोई भी क्लास स्टार्ट की, ठीक है, क्लास ए, और आपने क्या किया, उसका बॉडी प्रोवाइड नहीं किया, ये ब्रैकेट नहीं दी, तो आपको क्या करेगा, अगर ये आपने नहीं दी तो आपको भी एक सिंटैक्स एरर देगा। कंपाइलर आपको पता चल जाएगा कि एरर है, कंपाइलर विल शो कर देगा कि एरर है यहाँ पे। तो कोई भी इफ यू आर नॉट फॉलोइंग एनी सिंटैक्स, जावा सिंटैक्स व्हाइल राइटिंग योर प्रोग्राम, तो ये सारे अंदर किसके अंदर में आ जाता है, सिंटैक्स एरर के अंदर में आ जाता है। मतलब इफ we not following any Java syntax, ठीक है, if you are not following any Java syntax while राइटिंग अ प्रोग्राम। ठीक है, अगर हम प्रोग्राम लिखते तो मैं कोई सिंटैक्स फॉलो नहीं किए तो वो आपको किसके अंदर आ जाएगा, आप सिंटैक्स वो सिंटैक्स एरर के अकॉर्डिंग आ जाएंगे। ठीक है, दूसरा होता है आपका लॉजिकल एरर। ठीक है, दूसरा क्या होगा आपका, लॉजिकल। नाम में से स्पष्ट है कि आपने कोई लॉजिक, जो मैं आउटपुट चाह रहा हूँ वो आउटपुट नहीं आ रहा है, दैट मीन्स मुझे लॉजिक में कुछ कमी है, तो वो आपका लॉजिकल एरर के अंदर में आता है। ठीक है, द प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट बट आउटपुट वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग इट, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। जो मुझे कुछ आउटपुट चाहिए बट वो आउटपुट कुछ अलग आ रहा है, तो दैट मीन्स ये कम्स अंदर क्या आ जाएगा, लॉजिकल एरर के अंदर में आ जाएगा। मतलब द प्रोग्राम will execute but output the output we are expecting is not correct। मतलब जो भी आपका जो प्रोग्राम है आपने तो एग्जीक्यूट कर दिया, लेकिन जो मेरा एक्सपेक्टेड आउटपुट है वो आउटपुट मुझे क्या हुआ, वो आउटपुट मुझे करेक्ट नहीं हुआ, तो वो किसके अंदर आ जाएगा, लॉजिकल एरर के अंदर में आ जाएगा। तो ये दोनों डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, जब डेवलपर अपना कोड रन करते हैं तो ये दोनों चीज़ पे ध्यान रखते हैं कि कहीं तो सिंटैक्स एरर तो नहीं है, कहीं पर लॉजिकल एरर नहीं है, जो मुझे आउटपुट चाहिए वो वाकई में आउटपुट आ रहा है कि नहीं, है ना। तो ये सारे चीज़ एरर के अंदर में आता है। अब हम यहाँ पर चलते हैं, क्या एरर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बग डिफेक्ट लाइफ साइकिल, है ना। अब यहाँ पे चलते हैं डिफरेंस बिटवीन एरर, बग
को हम डिफेक्ट भी बोल सकते हैं। तो बग, डिफेक्ट एंड फेल्यूर, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस करेंगे, डिफरेंस बिटवीन एरर एंड बग। बग को हम एज ए डिफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है, दोनों सेम चीज है। एंड फेल्यूर, ठीक है। ये तीनों चीज में डिफरेंस देखते हैं क्या होता है। तो एरर तो मैंने समझ गया क्या होता है। ये डेवलपर से एरर जनरेट होता है, कोई भी सिंटैक्स एरर हो और कोई या तो लॉजिकल एरर हो, ठीक है। अब चलते हैं क्या बग लाइफ साइकिल, बग एंड डिफेक्ट के ऊपर। सेकेंड पॉइंट है बग एंड डिफेक्ट, ठीक है। तो बग क्या होता है? जब एज ए टेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से बग डिफेक्ट क्रिएट होता है। जब आपने एरर रिजॉल्व करके, कोई भी डेवलपर अगर एरर रिजॉल्व करके अगर बिल्ड किसी पार्टिकुलर टेस्टर को देता है, टेस्टर क्या करता है, उस बिल्ड को एज ए टेस्ट करता है, फंक्शनलिटी टेस्ट करता है। अगर वो फंक्शनलिटी है ना मेरा वर्किंग एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट से नहीं हो रहा, मतलब अगर यू आर चेकिंग द फंक्शनलिटी ऑफ आवर एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन का फंक्शन हम चेक कर रहे हैं, है ना, अगर ये कस्टमर रिक्वायरमेंट से फुलफिल नहीं कर रहा है तो टेस्टर क्या करता है, बग रेज करता है या डिफेक्ट रेज करता है टू द डेवलपर, है ना, कि आपका जो एप्लीकेशन आपने डेवलप करके मुझे बिल्ड दिया है वो बिल्ड एज पर कस्टमर रिक्वायरमेंट मुझे फुलफिल नहीं कर रहा है ना। तो which is comes under bug and defect. If some of the not working of our the customer requirement that come under the bug defect, ठीक है। तो ये बग डिफेक्ट के अंदर में आते हैं। तो ये टेस्टर जो आपने एरर रिजोल्व किया, एरर जो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, बग डिफेक्ट टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आता है ना, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज ए टेस्टर we are checking the functionality of our application, ठीक है, where it is working of our customer requirement, okay, customer requirement or not। एज ए टेस्टर कस्टमर रिक्वायरमेंट अगर वो फुलफिल करेगा तो वो पास करेंगे, अगर फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो बग रेज करेंगे डेवलपर को असाइन करके, ठीक है। तो ये चाहे आप बग भी बोल सकते हो, चाहे आप डिफेक्ट भी बोल सकते हो, ये टेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से एरर रेज होता है, ठीक है। अब थर्ड आता है फेल्यूर। फेल्यूर क्या होता है? फेल्यूर होगा जब आपने क्या किया, एरर रिजोल्व पर डेवलपर ने बिल्ड देके टेस्टर को दिया, टेस्टर ने अपने इन्वायरमेंट में वो बिल्ड को डिप्लॉय किया और टेस्ट स्टार्ट कर दिया। अगर टेस्टर एज ए फंक्शनलिटी सारे ओके है, आप कस्टमर रिक्वायरमेंट का जो भी फंक्शनलिटी है वो सारे मैच कर रहे हैं, तो वो क्या किया, टेस्टर पास कर दिया बिल्ड को। अब जब बिल्ड को पास कर दिया तो हम क्या करेंगे, बिल्ड रिलीज करेंगे बिल्ड को कस्टमर को। जब कस्टमर को रिलीज करेंगे बिल्ड को, तो आफ्टर रिलीजिंग अ प्रोडक्ट टू द कस्टमर
एंड कस्टमर आर यूजिंग द सॉफ्टवेयर इन देयर इन्वायरमेंट। अब कस्टमर अपने इन्वायरमेंट में चेक करेगा उस बिल्ड को या उस एप्लीकेशन को, है ना। अगर उसको कुछ मिसमैच आ गया फ्रॉम एक्चुअल टू एक्सपेक्टेड एंड इफ यू आर नॉट वर्किंग, है ना, इफ कोई फंक्शनलिटी आप ब्रेक कर रहे हैं अपने इन्वायरमेंट में, तो वो सारे फेल्योर के अंदर में आता है। तो फेल्योर किसके अंदर में, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फेल्योर कम अंदर कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। तो ये जो है फेल्योर जो होता है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एरर रेज होता है। एंड यूजर से आपने अपने इन्वायरमेंट में एंड यूजर के साथ टेस्टिंग करता है और उसका फंक्शनलिटी अगर ब्रेक हो रहा है, अगर जो फंक्शनलिटी वो चाह रहे तो वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो वो सारे फेल्योर के अंदर में आता है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि एरर डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, बग एंड डिफेक्ट टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आता है एज ए टेस्टर, एंड फेल्योर क्या आता है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू विद एंड यूजर से आता है। ये तीनों चीज में आपको समझ में आ गया। एरर क्या होता है, बग डिफेक्ट है, फेलियर क्या होता है। और एरर में दो तरह के एरर मैंने आपको पढ़ाया हूँ, सिंटैक्स एरर एंड लॉजिकल एरर। ठीक है, ये सारे था आपका। तो एक ही समरी यहाँ पे नोट कर लीजिए। समरी ये है कि सपोज ये है कि आपने एक यहाँ पे 3 डब्बा बना लीजिए, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सपोज एरर। ये हमेशा याद रखना, ये आपका क्या हो गया एरर, और ये आपका क्या हो गया डिफेक्ट, बग, डिफेक्ट, और इसको समटाइम इशू भी बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों चीज आप इसको समझ लो, बग, डिफेक्ट एंड इशू तीनों चीज एक ही होता है। और तीसरा आपका होता है फेल्यूर। ठीक है, अभी जो आपने एरर पढ़ा, ये एरर कहां से आते हैं, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपने बग, डिफेक्ट और इशू जो पढ़े थे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। और फेलियर जो आपने पढ़े किसके पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। तो यहाँ पे एक चीज याद रखना कि ये जो एरर है वो डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू से आ रहा है, डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, और ये जो बग, डिफेक्ट एंड इशू है वो टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू एज ए टेस्टर होता है, टेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू है, टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू, टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू। एंड जो आपका फेलियर होता है वो क्या होता है कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू। ये 3 चीज आपने समझ लिया। ठीक है, अब चलते हैं एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्या होता है, और ये सब आपको क्या होगा, एरर आपको कंपाइल टाइम में पता चल जाएगा कि ये आप एरर है, आप रिजॉल्व कर सकते हैं। जब भी आप इसको डिबग करोगे, है ना, कंपाइल करोगे किसी भी प्रोग्राम को, तो आपको शो कर देगा एरर है ना। एक एरर मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ, आप इक्लिप्स पहले खोल लेते हैं। ठीक है, तो आपने ये समझ लिया लॉजिकल एरर। आप चलते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है। अब यहाँ पर पढ़ते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। पहले हम उसको थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देखेंगे, देन उसको प्रैक्टिकल देखेंगे, कितने टाइप का एक्सेप्शन आते हैं और उस एक्सेप्शन को अवॉइड कैसे करते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है,
एक्सेप्शन हैंडलिंग तो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि मेरे पास 10 लाइन ऑफ कोड है। अगर किसी एक पार्टिकुलर लाइन मुझे क्या हुआ, रन नहीं हुआ, तो वहां पे एक क्या करेगा, कंप एक्सेप्शन थ्रो करेगा रन टाइम। और जैसे ही एक्सेप्शन किसी लाइन ऑफ कोड पे आ गया तो प्रोग्राम वहीं पे टर्मिनेट होता है और रेस्ट ऑफ द जो लाइन होते हैं वो एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं एक्सेप्शन। तो हम एक प्रोग्राम के थ्रू भी देखेंगे, बट आपको एक देखना है कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कितने टाइप के होते हैं। और एक एक एक्सेप्शन, बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं। अगर आप रियल प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे तो आपको जब भी आप उसको रन करेंगे तो आपको कंसोल में एरर शो करेगा, वो एक्सेप्शन ही होते हैं। कंपाइल टाइम में एक्सेप्शन नहीं होता है, एक्सेप्शन कम ऑन द रन टाइम। ओके, सो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब भी देखते हैं खुला कि नहीं, चलो अभी खुलने में टाइम लग रहा है, तो हम एक्सेप्शन पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सेप्शन हम उसको एरर भी बोल सकते हैं। ठीक है, लॉन्च कर लेते हैं। एक्सेप्शन को हम एरर भी बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन आल्सो एरर, यहां पर हम लिख सकते हैं, वो भी तो एक्सेप्शन आर also an error, क्योंकि वो भी एरर है। एरर कंपाइल टाइम आते हैं, एक्सेप्शन रन टाइम आते हैं, है तो एरर ही। हम दोनों को रिजॉल्व करते हैं, देन फाइनल आउटपुट मुझे आता है। तो हम ये बोल सकते हैं एक्सेप्शन आर ऑल्सो एन एरर। सेकेंड पॉइंट क्या हो सकता है कि जब भी हम एक्सेप्शन, अगर किसी भी प्रोग्राम में एक्सेप्शन आता है ना, उसको रन करते हैं तो क्या होता है कि रन टाइम में मुझे एक्सेप्शन अकर होता है ड्यूरिंग, यहां पर हम लग सकते हैं ड्यूरिंग रन टाइम क्या करेंगे, एक्सेप्शन विल अकर, एक्सेप्शन विल अकर। ठीक है, रन टाइम पे, कंपाइल टाइम पे एरर शो करता है, लेकिन रन टाइम पे एक्सेप्शन अकर होता है। तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि जब भी किसी पर्टिकुलर लाइन ऑफ कोड पे एक्सेप्शन आएगा ना, तो वो क्या करेगा, टर्मिनेट कर देगा, रेस्ट ऑफ द जो लाइन ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो हम लिखेंगे द कोड आफ्टर द एक्सेप्शन। ओके, आफ्टर द एक्सेप्शन want to be executed, will not be executed. Okay, will not be executed। तो एक्सेप्शन के बाद प्रोग्राम जो होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है, जब हम रेस्ट ऑफ द लाइन एग्जीक्यूट अगर नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन इंटरप्ट करता है एग्जीक्यूशन फ्लो को। मुझे और भी लाइन को एग्जीक्यूट कराना था, लेकिन एट ए पर्टिकुलर लाइन पे मुझे एक्सेप्शन थ्रो हो गया, तो इसके बावजूद मुझे प्रोग्राम से टर्मिनेट हो गए और रेस्ट ऑफ द जो कोड था वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब मुझे एक्सेप्शन इंटरप्ट करता है एग्जीक्यूशन फ्लो को। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्सेप्शन विल interrupt the execution flow। एग्जीक्यूशन फ्लो, ठीक है, हम एग्जीक्यूशन फ्लो को इंटरप्ट एग्जीक्यूशन फ्लो को, ठीक है, इंटरप्ट करते हैं। ठीक है, तो हम ये सब एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है, टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग, बट एक्सेप्शन क्या क्या है तब हम उसको हैंडलिंग करना सीखेंगे। ठीक है, बट हमको क्या करना है, ये सारे एक्सेप्शन का पॉइंट है, जब भी एक्सेप्शन आते हैं वो रन टाइम आएंगे, है ना, आज हम उसको एरर भी बोल सकते हैं, रन टाइम एक्सेप्शन विल अकर, है ना,
जब भी एक्सेप्शन आकर होंगे, है ना, तो वो कोड को रन, रेस्ट ऑफ द कोड को रन नहीं करने देंगे, जिसके कारण वो इंटरप्ट होता है एग्जीक्यूशन फ्लो को। ठीक है, अब फाइनल क्या करना है, जब भी एक्सेप्शन आ गया है तो उसको मुझे क्या करना है, हैंडलिंग करना है। ठीक है, हैंडलिंग कैसे करेंगे, तो उसके लिए भी मेरे पास है ना, इवन आफ्टर गेटिंग द एक्सेप्शन we have to possibility to continue the remaining program. For that we need to handling of our exception, है ना। हम उसको क्या बोलेंगे, जब भी मेरे पास अगर प्रोग्राम है, अगर एक्सेप्शन थ्रो हो रहा है, तो उसको हैंडलिंग करेंगे, क्योंकि मुझे रेस्ट ऑफ द कोड को भी हमको क्या कराना है, रन करा के आउटपुट लाना है। तो ये अभी यहाँ पे इसको हटा दो, ये सारे थे आपका एक्सेप्शन। अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग सारे हम प्रैक्टिकल देखेंगे, पहले तो एक समझ लेते हैं ना एक्सेप्शन हैंडलिंग होता क्या है ना। क्या लिख सकते हैं, इवन आफ्टर getting the exception, okay, even after getting the exception we have to possibility to continuity to the remaining of the program। यही ना होता है कि हमने जो इंटरप्ट कर दिया एग्जीक्यूशन फ्लो को, जैसे 10 लाइन का कोड था, 7 लाइन पे एक्सेप्शन आ गया, तो 8 9 10 एग्जीक्यूशन होगा नहीं, मुझे 8 9 10 एक्सेप्ट मतलब लाइन ऑफ कोड को भी एग्जीक्यूट कराना है। तो उसी के लिए हमने पढ़ते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो व्हेन आफ्टर गेटिंग द एक्सेप्शन वी हैव टू पॉसिबिलिटी टू कंटिन्यूटी टू द रिमेनिंग प्रोग्राम, है ना, कंटिन्यूटी टू the remaining program। For that we have to handling, we need to handling the exception, okay, we have to handling the एक्सेप्शन इज कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग, ऐसे बोल सकते हैं, कॉल्ड एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो हमको हैंडलिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग आ जाता है। तो चलो हम एक एक्सेप्शन देखते हैं। ठीक है, एक कितने टाइप का एक्सेप्शन आता है, हैंडलिंग तो हम बाद में देखेंगे ट्राई कैच यूज करके, बट कौन कौन सा एक्सेप्शन आता है वो हम यहाँ पे देखते हैं पहले। ठीक है, तो हमने इक्लिप्स पे आ गए हैं। अब इक्लिप्स पे मैंने क्या किया, एक एक्सेप्शन नाम का एक पैकेज बना लेंगे। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे मुझे एक पैकेज नाम होगा, इसको मैक्सिमाइज करने का कोई ऑप्शन, जूम विंडो में यहाँ पे आता है, एडिटर में जूम इन, कंट्रोल प्लस प्लस। ठीक है, अब ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे सपोज पैकेज तो बनाया नहीं, अब यहाँ पे पैकेज बना लेंगे जिसका नाम है आपका, जाएंगे पैकेज पे और पैकेज का नाम हमने बना दिया एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन। ठीक है,
और उस एक्सेप्शन के अंदर में मैंने क्या किया, एक क्लास बना दिया। उस क्लास का नाम होता है डेमो। ठीक है, एक्सेप्शन का डेमो क्लास, और चेक द मेन मेथड। ठीक है, तो मेरे पास क्या हो गया, एक क्लास बना दी और एक मेन मेथड क्रिएट कर दिए। अब देखो एक्सेप्शन क्या होता है। अगर यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल लिखेंगे, अगर इसमें हेलो लिखेंगे, ठीक है, अच्छा यहाँ पे हेलो नहीं है, यहाँ पर लिखेंगे पहले हेलो लिख के आपको प्रिंट करवा के देखते हैं। ठीक है, जैसे ही यहाँ पे हेलो लिख लिए और उसको जैसे ही रन करेंगे तो आपके कंसोल में हेलो प्रिंट हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, एक्सेप्शन थ्रो करवाना है। तो पहले प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे, देन प्रोग्राम को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, देन एग्जिट करेंगे। उसके बीच में हमको क्या करना है, इन द मीन बिटवीन हमको एक्सेप्शन लाना है। तो फर्स्ट मैंने जो एसॉर्ट स्टेटमेंट लिख दिया, उसके अंदर में हमने लिख देते हैं प्रोग्राम इज स्टार्टेड। ठीक है, नेक्स्ट एसॉर्ट स्टेटमेंट लिख दिया और इसके अंदर में लिख दिया प्रोग्राम इज कंप्लीटेड। ठीक है, एक और एसॉर्ट स्टेटमेंट ले लिया, इसके लिख दिया प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब इसको रन करके देखेंगे तो देखो आपको तीनों आउटपुट आपको दिख रहा है, प्रोग्राम इज स्टार्टेड, प्रोग्राम इज कंप्लीटेड एंड प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे एज एंड यूजर से, है ना, मुझे एंड यूजर से क्या लेना है, इनपुट लेना है। तो जब भी आप किसी कीवर्ड से इनपुट लेंगे, है ना, एज अ रन टाइम किसी यूजर से अगर इनपुट लेना है तो हम आपको पढ़ाए थे स्कैनर क्लास। स्कैनर क्लास से किसी रन टाइम यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो चलो हम स्कैनर क्लास यूज करते हैं। स्कैनर SC इक्वल टू न्यू स्कैनर। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट इन, क्योंकि सिस्टम डॉट इन का मतलब है आप कीबोर्ड से इनपुट ले रहे हैं, इनपुट स्ट्रीम है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम डॉट इन और आप इस स्टेटमेंट को इंक्लोज करना है। तो स्कैनर क्लास क्या करता है, इसके पास में प्रीडिफाइंड मेथड होते हैं, वो मेथड हम क्या करते हैं, यूज करेंगे एट द रन टाइम किसी भी यूजर से इनपुट लेने का। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे तो ले लिए, अब कीवर्ड से इनपुट लेंगे, तो इसके क्लास का जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस मैंने क्रिएट किया SC, उससे यूजर से इनपुट लेंगे SC डॉट। अगर हम इंटीजर इनपुट लेना चाहते हैं तो इसके पास एक मेथड है नेक्स्ट इंट का। ठीक है, नेक्स्ट इंट क्या करेगा, आप यूजर से इंटीजर इनपुट लेंगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट इंट क्या करेगा, ये बोला है कि इंटीजर, अब ये डेटा को जो स्टोर करेंगे किसी एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जिस वेरिएबल का नाम लेते हैं नम। अब उसका जो टाइप होगा वो क्या होगा आपका, इंटीजर। क्यों, क्योंकि नेक्स्ट इंट जो होगा यूजर से इंटीजर इनपुट लेते हैं, तो उसका टाइप क्या हो जाएगा, इंट होगा, और मैंने एक नम वेरिएबल में स्टोर कर दिया। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम एक एसॉर्ट स्टेटमेंट लेते हैं, करेक्ट, अब इसके अंदर में क्या करेंगे, 100 को डिवाइड कर देंगे नम से। ठीक है, नम से नम कर दिए। तो इनपुट लेने से पहले हमने क्या करेंगे, एंड यूजर से पूछेंगे प्लीज एंटर द नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या करेंगे, एक एसॉर्ट स्टेटमेंट लिखेंगे, इसके अंदर में लिखेंगे प्लीज एंटर द नंबर। ठीक है, अब देखना,
अब ये प्रोग्राम मैंने तैयार हो गया। अब इसको एज ए हम रन करना, इसको ले करके कंट्रोल आई कर देंगे तो ये प्रोग्राम अलाइन हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैं इसको एक बार रन करके देखता हूँ। तो आपसे क्या करेंगे, रन टाइम यूजर से इनपुट मांगेंगे। देखो प्रोग्राम स्टार्टेड हो गया, फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हो गया। अब ये वाले लाइन पे आ गया। अब मुझे बोल रहा है प्लीज एंटर द नंबर, यहाँ पे बोला प्लीज एंटर द नंबर। यहाँ पे एंटर क्या करेंगे, 20 कर देते हैं। अब इंटर करते हैं तो देखो मेरे 5 आउटपुट आ गया। क्योंकि 100 से हम डिवाइड कर रहे हैं नम को, और नम में क्या है, नेक्स्ट नम में क्या आ गया, हमने क्या किया, यूजर से इनपुट ले लिया 20। तो अगर 100 को 20 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 5 ही आउटपुट आएगा। 5 आ गया। उसके बाद ये वाले प्रोग्राम एग्जीक्यूट हुआ, उसके बाद प्रोग्राम टर्मिनेट हो गया। एक बार और देखना कंसोल में, ये आपका कंसोल बॉक्स है। देखो प्रोग्राम इज स्टार्टेड, हमने यूजर से इनपुट लिए 20 दिए, फिर 20 क्या किया, यहाँ 100 में डिवाइड कर दिया तो 5 आउटपुट आ गया। प्रोग्राम कंप्लीटेड भी हो गया और प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, मुझे एक्सेप्शन थ्रो करना है। तो हमने क्या करेंगे, इसको एक बार रन करके देखते हैं। अब जैसे ही रन किए मुझे पूछ रहा है कि प्लीज एंटर द नंबर, तो मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। ठीक है, जैसे ही 0 पुट करेंगे, अब देखना इसको एंटर करते हैं। यहाँ पे देखो एक्सेप्शन आ गया। एक्सेप्शन क्या बोल रहा है, एक्सेप्शन इज थ्रेडमेंट, है ना। कौन से अर्थ, ये आप जावा दो लैन पैकेज के अंदर में है, मेन के अंदर में आपका कौन सा एक्सेप्शन आया, अर्थमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, ये आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन कहां पे आया, यहां पे आया, इस जगह पे आपका अर्थमेटिक एक्सेप्शन हो गया। उस अर्थमेटिक एक्सेप्शन से आपका जो रेस्ट ऑफ द जो प्रोग्राम था वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ। देखो मेन आ गया, कहाँ है, प्रोग्राम इज कंप्लीटेड, प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट, कहीं है, यहां तक तो आ गया। फर्स्ट लाइन ऑफ कोड आपने प्रोग्राम स्टार्टेड कर दिया, प्लीज एंटर द नंबर, यहाँ पे मैंने 0 दे दिया तो देखो यहाँ पे अर्थ में एक्सेप्शन आ गया। क्योंकि ये कंपाइल टाइम पे कोई एक्सेप्शन आया, कोई एरर शो कर रहा है। अगर यहाँ पे सेमी कॉलम हटाएंगे तो देखो यहाँ पे एरर शो कर रहा है। ये बोल रहा है मल्टीपल मार्क एट द लाइन, रिसोर्स चेक एससी इज नेवर क्लोज। ये हमने क्या किया, ये स्टेटमेंट को क्लोज मतलब टर्मिनेट नहीं किया, एक तरह से सेमी कॉलम देना पड़ता है। तो ये होता है कंपाइलर टाइम एरर, जो कंपाइलर ऑलरेडी आपको बता देगा यहाँ पे एरर है। लेकिन जो एक्सेप्शन आता है वो रन टाइम आता है। रन टाइम जब हम इस प्रोग्राम को एज ए राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखो रन एज जावा एप्लीकेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन थ्रो हो जाता है। यहाँ पे अगर 0 के बदले में कोई भी नंबर देंगे तो आउटपुट आएगा, लेकिन अगर हम 0 दे देते हैं तो एक्सेप्शन आ जाता है, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक एक्सेप्शन। एट डेमो जावा क्लास में 14 नंबर लाइनअप पे आपका एरर आए, 14 नंबर पे। देखो ये 14 नंबर है, इसी पे आपका एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है कि नहीं, है ना। इसको बोलते हैं आपका अरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये आपका बहुत सारे एक्सेप्शन होते हैं, और भी एक्सेप्शन हम देखेंगे, लेकिन आप ये वाला एक्सेप्शन तो समझ गए कि अरिथमेटिक एक्सेप्शन कब आता है। ठीक है, और हम सेकेंड एक्सेप्शन भी देखेंगे, है ना। जैसे आप यहाँ पे कोई भी यूजर से इनपुट ले लिए, ठीक है, जैसे आप सेम इसको हटाते हैं, इसको, ठीक है, कमेंट आउट कर दिए। अब हमने क्या किया, एक एरे लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे एरे लेंगे, प्लीज इंटर द नंबर, एरे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे मेन मेथड में एरे क्रिएट कर लेंगे, इंट ए इक्वल टू न्यू इंट यहाँ पे एरे का साइज कितना ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं। ठीक है, मैंने 5 डेटा को स्टोर कर दिया। अब यहाँ से पूछेंगे प्लीज एंटर द नंबर। अब ये इसका मतलब है
5 है तो एरे में 5 डेटा स्टोर होगा 0 से 4 तक। तो हमने यहाँ पे लिखा प्लीज एंटर द पोजीशन, प्लीज एंटर द पोजीशन, कहां से कहां तक, 0 से 4 तक। ठीक है, ये आपने पोजीशन डाल दिया। तो आपने क्या किया, पोजीशन डालने के लिए हमने जो एससी स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट जो मैंने बनाया उसको क्या करेंगे, यहाँ पे कॉल कर, यहाँ पे उस मेथड से कॉल करेंगे नेक्स्ट एंट्री। तो इसको मैं मान लिया है पोजीशन मान लेंगे। आपसे पोजीशन पूछ रहे थे ने, तो हमने यूजर से इनपुट ले लिया नेक्स्ट इन, और इस किस वेरिएबल में स्टोर कर दिया, पोज में स्टोर कर दिया। ठीक है, फिर मैंने यूजर से बोलेंगे वैल्यू पुट करो। तो हमने क्या करेंगे, sys सिस्टम डॉट आउट डॉट ले लिए, और इसमें पूछेंगे प्लीज एंटर द वैल्यू। ठीक है, अब जैसे ही वैल्यू पुट करेंगे तो हमने क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से यूजर से इनपुट लेंगे। तो ये sc डॉट नेक्स्ट एंड, अब हम किस में स्टोर करेंगे, एज ए वेरिएबल वैल्यू ले लेंगे, वैल्यू। ठीक है, वैल्यू, और इसका टाइप क्या होगा, नेक्स्ट इंट है, इसका टाइप भी इंट होगा। ठीक है, तो मैंने 2 इनपुट ले लिए यूजर से, एक पोजीशन ले लिए और एक आपका क्या ले लिए, वैल्यू ले लिए। अब हमने यहां पे क्या किया, अब हम वैल्यू डालेंगे, ए पोज इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, ए पोज इक्वल टू वैल्यू डाल दिए। अब इसको मैंने क्या किया, प्रिंट करना स्टार्ट, प्रिंट करेंगे sys सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब ए जो भी पोजीशन मुझे देगा उसका वैल्यू मुझे यहाँ पे देगा। ठीक है, अब इसको कॉपी करेंगे और अलाइन कर लेते हैं पहले, देन उसके बाद हम यहाँ पे रन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बोला है प्लीज एंटर द पोजीशन, 0 से 4 तक हमने पोजीशन डाल दिया 2। ठीक है, अब पूछ रहा है प्लीज एंटर द वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने वैल्यू कर दी 4, तो आउटपुट क्या हो गया 4, क्योंकि मैंने 2 पोजीशन पे 4 वैल्यू पुट किए तो मुझे आउटपुट में 4 आ रहा है। अब प्रोग्राम कंप्लीटेड हो गया, देन एग्जिटेड हो गया, ये दोनों स्टेटमेंट रन हुआ, स्टेटमेंट आपको आउटपुट में आ रहा है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, फिर से मैंने इसको सेलेक्ट करके इसको रन किया, तो क्या आ रहा है यहाँ पे, अब पूछ रहा है पोजीशन 2, पोजीशन मैंने 5 दे रहा। ठीक है, अब मुझे बोले वैल्यू दो, वैल्यू मैंने 6 दे रहा। अब देखो एक्सेप्शन आ गया। क्यों आ गया एक्सेप्शन, क्योंकि मैंने एरे में कितना डेटा को स्टोर किया, 5 ही डेटा को स्टोर किया, मतलब 0 से लेकर 4 तक डेटा स्टोर कर सकते हैं पोजीशन, बट मैंने पोजीशन कितना रखा, 5 रखा, जो कि बियॉन्ड है, इसके बाद का डेटा स्टोर नहीं कर सकता है। मैंने 5 किया, उसमें 6 डेटा को स्टोर किया। तो अब जो भी आपका मेमोरी साइज है, मेमोरी साइज से ज़्यादा डेटा अगर आप रखोगे तो आपको क्या होगा, एक्सेप्शन थ्रो करेगा। जैसे ही यहाँ पे एक्सेप्शन थ्रो किया, वो नेक्स्ट आपका जो प्रोग्राम था, प्रोग्राम इज कंप्लीटेड, अब प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, वो आपका रन नहीं हुआ, मतलब एग्जीक्यूशन फ्लो को इंटरप्ट किया एंड रेस्ट ऑफ द कोड को इंटरप्ट करके प्रोग्राम से एग्जिट हो गया। जब भी एक्सेप्शन आता है तो टर्मिनेट हो जाता है, वहीं से प्रोग्राम, रेस्ट ऑफ द कोड का एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो आप यहाँ पे बोल सकते हो, यहाँ पे कौन से लाइन पे कोड है, ये वाले कौन सा आया आपका, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। ये क्या एक्सेप्शन होता है, जब भी आप एरे का जो साइज आपने डिफाइंड किया है और उस साइज से ज़्यादा डेटा को अगर आप इंसर्ट करना चाहोगे तो आपको प्रोग्राम क्या करेगा, रन टाइम एक्सेप्शन देगा, और उस एक्सेप्शन का जो नाम है वो आपका एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन है। यहाँ तक समझे, यहाँ तक कोई डाउट है ना। अब नेक्स्ट एक्सेप्शन की बात करते हैं, और नेक्स्ट एक्सेप्शन क्या होगा, सपोज मेरे पास एक स्ट्रिंग है, ठीक है, स्ट्रिंग
एस इक्वल टू, मैंने मान लिया 1 2 3 4 5, ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग है। अब इस स्ट्रिंग को मैंने क्या करेंगे, स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था वेपर क्लास के यूज करके हम किसी भी डेटा टाइप को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेरे पास उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मेरे पास इंट का वेपर क्लास आता है इंटीजर, करेक्ट। और उस क्लास का, वेपर क्लास के पास अपना मेथड होता है पार्स इंट, ठीक है, पार्स इंट। और उस पार्स इंट में हमने क्या किया, उस स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट को यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है, ऐसा। अब ये पार्सिंग क्या बोल रहा है कि ये इंटीजर डेटा शो करेगा। तो इसको मैंने क्या किया, एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया जिसका नाम है नम, और उसका जो टाइप हो गया, उसका टाइप हो गया आपका इंट, ठीक है, मैंने शो कर लिया। अब मैंने क्या करेंगे, इस नम को प्रिंट करना, SYSO, ठीक है, मैंने प्रिंट कर दिया नम को प्रिंट करके देखता हूँ। और इसको भी मैंने क्या किया, कमेंट कर दो, ठीक है, ठीक है, और इसको भी कमेंट आउट कर दो, शॉर्ट को, इसको भी कमेंट आउट कर दो, ठीक है। अब प्रोग्राम स्टार्टेड होंगे, फिर यहाँ पे नम जो भी मैंने ये नंबर देंगे वो क्या होगा, स्ट्रिंग है, अभी नंबर में आएंगे, फिर प्रोग्राम कंप्लीटेड होगा, देन प्रोग्राम एग्जीट होगा। देखते हैं इसको, देखो प्रोग्राम इज स्टार्टेड, है ना, स्टार्टेड के बाद क्या होगा, इसको कमेंट आउट कर दो, सारे को कमेंट आउट कर दो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ। देखो प्रोग्राम, इसको मत करो क्योंकि मुझे फ्लो पता नहीं चल रहा है ना कहाँ से क्या हो रहा है। अब इसको रन करता हूँ, देखो प्रोग्राम इज स्टार्टेड, और जो भी आपने यहाँ पे स्ट्रिंग दिया था वो आपको नंबर में कन्वर्ट होके आ गया। उसके बाद प्रोग्राम कंप्लीटेड एंड देन प्रोग्राम एग्जीक्यूट, ठीक है, यहाँ पर सही हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे नंबर नहीं लेकर के क्या करेंगे, कोई टेक्स्ट लेते हैं, जैसे वेलकम, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं, देखो है ना, प्रोग्राम स्टार्टेड हो गया, फर्स्ट लाइन ऑफ कोड रन हो गया। सेकेंड लाइन ऑफ कोड जब भी आपका कंट्रोल यहाँ पे आया तो ये बोल रहा है, पहले तो आपने स्ट्रिंग में नंबर दिया था तो नंबर कन्वर्ट हो गया इंटीजर में, लेकिन ये टेक्स्ट जो आपने वेलकम लिखा वो तो स्ट्रिंग में ही रहेगा, ये तो नंबर में कन्वर्ट नहीं होगा। और आपको ये वाले के इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने एक इंटीजर और पार्सिंट मेथड लिया और उसके वेरिएबल में स्टोर कर दिया और उसको प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, लेकिन एरर क्या आ रहा है, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। आप यहाँ पे स्ट्रिंग नंबर लिए थे तो आपने तो कर दिया इंटीजर में, लेकिन अगर टेक्स्ट लेंगे तो आपको इंटीजर में कन्वर्ट नहीं होगा, तो उस टाइम में आपका एक्सेप्शन थ्रो करेगा। एक्सेप्शन थ्रो कहाँ पे करेगा, लाइन नंबर 24 में, 24 का यहाँ पे आपका एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो उस एक्सेप्शन का नाम क्या है आपका, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, करेक्ट, यहां तक समझ गए है ना। 3 एक्सेप्शन मैं आपको बताया, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन और नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन। एक और एक्सेप्शन मैं आपको बताते हूँ जो होता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है। तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन के लिए हमने यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी आपको कमेंट आउट कर दो और ये भी आपको कमेंट आउट कर दो, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया, स्ट्रिंग के पास अपना एक मेथड है जो कोई भी स्ट्रिंग होगा उसको लेंथ फाइंड करने के लिए स्ट्रिंग के पास अपना मेथड है लेंथ मेथड,
ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग का SYSO करके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लेंगे और इसमें जो स्ट्रिंग का जो ऑब्जेक्ट है डॉट लेंथ मेथड को कॉल करेंगे। अब मुझे वेलकम में कितना लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे आउटपुट कितना आ जाएगा, उसका लेंथ बता देगा 7। प्रोग्राम स्टार्टेड हो गया, 7 कंप्लीटेड एग्जिट हो गया, नॉट ऑन। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, वेलकम को हटा करके क्या दिए, मैंने कोई भी डेटा स्ट्रिंग रखा लेकिन वॉइड रखा, तब लेंथ कितना आता है देखते हैं। यहाँ पे लेंथ 0 हो गया, कोई भी डेटा है ही नहीं। अगर एक स्पेस दे देता हूँ तब इसके पास रन करता हूँ तो देखो क्या होता है, एक आ गया, क्योंकि स्पेस 1 कैरेक्टर को होल्ड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे स्ट्रिंग में क्या कर दिया, कुछ नहीं रखा, नल रख दिया। भाई डब्बा खाली है तो उसका लेंथ आप क्या फाइंड आउट करोगे। अब जब भी मैं इसको रन करके देखता हूँ, देखो स्टार्टेड प्रोग्राम तो एग्जैक्ट हो गया, लेकिन एट द लाइन ऑफ 24 नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड वहां पे बोल रहा है कि एक्सेप्शन इन थ्रेड में जावा डॉट लेन नल पॉइंटर एक्सेप्शन एट एक्सेप्शन डेमो एट 20 नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड 24, ये है 24 लाइन ऑफ। यहाँ पे अगर आपका स्ट्रिंग नल है तो उसका लेंथ कैसे फाइंड आउट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपका रन टाइम में एक्सेप्शन आएगा जिसको बोलते हैं नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। तो यहाँ पे मैंने 4 टाइप के और भी एक्सेप्शन होता है रियल टाइम पे, एक एक करके एक्सेप्शन देखेंगे। और एक्सेप्शन यहाँ पे समझने की बात है, ऑल द एक्सेप्शन आर प्री डिफाइंड क्लास इन जावा। जावा का क्लास है सारे एक्सेप्शन, अर्थमेटिक एक्सेप्शन, और इसका एक हायरार्की देखेंगे कि कौन कौन सा एक्सेप्शन चाइल्ड पेरेंट होता है और सबसे बड़ा एक्सेप्शन पेरेंट क्लास क्या होता है, वो सब देखेंगे। तो आप आज के लिए इतना ही। ये एक बार आप खुद से प्रैक्टिक कर लेना अपने एडिटर टूल पे, और आप खुद से एक्सेप्शन थ्रो करवाना, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये था आज का क्लास, आज के लिए इतना। नेक्स्ट क्लास आप टाइप ऑफ एक्सेप्शन देखेंगे, कौन कौन सा एक्सेप्शन होता है। जैसे 2 टाइप का होता है, चेक एंड अनचेक एक्सेप्शन, उसके बाद भी बहुत सारे कीवर्ड है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।